नमस्कार साथियों बैंक पेंशनर की इस बार 3 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी है। यह साथियों, और बैंक पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है आईबीए की शिकायत करने के लिए। यह साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आईबीए को फटकारा है और कहा है कि आईबीए की कोई भी शिकायत कर सकता है अगर आईबीए गलत कर रहा है तो। साथियों, 3 बड़ी खबरें हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि ग्रामीण बैंक का था। उसमें एक महिला थी जो खाना खा रही थी और काफ़ी समय से वो खाना खा रही थी। 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया, तो वहाँ पर भीड़ सी लग गई थी। तो किसी ने वीडियो बना लिया और मैडम से कहा कि मैडम आपका लंच हो गया हो तो आप ये काम कीजिएगा, आप इकट्ठे लंच क्यों कर रहे हो भाई, कुछ लोग आधे कीजिएगा और कुछ लोग बाद में कीजिएगा। तो फिलहाल साथियों, वो महिला काफ़ी भड़क गई और उसका एक वीडियो वायरल हो गया। बदतमीजी से बात कर रही थी, जिस पर साथियों सरकार ने एक आदेश कर दिया। मैं यहाँ लगता है महिलाओं के कारण बड़े बड़े युद्ध हो गए, रामायण पूरी होगी, महाभारत पूरी होगी। अब ये एक महिला के माध्यम से सभी ग्रामीण बैंकों में साथियों अब भोजन अवकाश नहीं होगा। ये 3 बड़ी खबरें साथियों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर साथियों, अगर आप एक बैंक पेंशनर हैं या केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर है या फिर साथियों एपीएस 95 पेंशनर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर पेंशनर से जुड़े तमाम मुद्दे, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, सभी मुद्दे साथियों हम अपने चैनल पे लाते हैं। चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे वो साथियों एजुकेशन से मिल रहा हो, चाहे किसी भी विभाग से उसको पेंशन मिल रही हो, सभी के साथियों मुद्दे अपने चैनल पे लाते, अपने चैनल पे उठाते हैं। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है एमसी सिंगला केस की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सभी की दिल की धड़कनें डाक गाड़ी की तरह भाग रही हैं, थक 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 थक। सभी लोग इंतजार में, क्या इस बार फाइनल फैसला होगा। जी हाँ साथियों, सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि आईबीए इस बार क्या हलफनामा देगा, क्या करेगा आईबीए। जी हाँ साथियों सबसे बड़ी बात है, यूपी के ग्रामीण बैंकों में भोजनावकाश नहीं होगा, सरकार ने खत्म कर दिया, जिसका ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ साथियों, खुलकर विरोध अब हो रहा है। देखिएगा, आपको एक न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, और देखा जाए तो ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार का आदेश है। देखिएगा साथियों, लखनऊ, देश के सबसे बड़े ग्रामीण बैंक में अब लंच टाइम यानी भोजनावकाश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाओं में अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार वित्तीय लेन देन सहित अनकार होगा। इस आदेश से बैंक कर्मियों में नाराजगी है। आगामी 28 जुलाई को इसके खिलाफ नई दिल्ली में संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन का ऐलान किया है। बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के विलय के बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने ग्राहक सेवा में नकद लेन देन के लिए समय संबंधी संशोधन आदेश जारी किया है। तो यहाँ पर साथियों भोजन अवकाश अलग अलग समय लेने का आदेश है। देखिएगा, यह आदेश है उत्तर प्रदेश ग्रामीण मानव संचार परिपत्र के अनुसार संशोधित समय का उद्देश्य व्यावसायिक घंटों के दौरान निर्बाध ग्राहक का सेवा सुनिश्चित करना है। बैंक शाखाओं को भोजन के समय प्रदर्शित न करने का निर्देश दिया है। बैंक शाखा ने प्रबंधकों को कर्मचारियों के लिए अलग समय पर दोपहर के भोजन के अवकाश की व्यवस्था करने को कहा है। तो यहाँ पर साथियों अब सरकार ने कह दिया किसी को भोजन अवकाश नहीं मिलेगा, जो कि गलत है। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर। बैंक पेंशनर की दुर्दशा की शिकायत प्रधानमंत्री मोदी जी से की। यह साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी से शिकायत की है, और ये तमाम जो एमसी सिंगला केस से जुड़े हुए बैंक पेंशनर हैं उनकी दुर्दशा के बारे में। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है जगत नारायण शुक्ला जी हैं जो प्रयागराज के हैं। उन्होंने डीएफएस की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए और 38 वर्षों से पेंशन अपडेशन नहीं, स्वास्थ्य बीमा, निर्धारित स्वास्थ्य बीमा भी नहीं मिल रहा। देखिएगा, एक बड़ा लेख है इनका। देखिएगा क्या क्या इन्होंने बात कही है और ये आपको जानना चाहिए। देखिएगा, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के राष्ट्रीय संयोजक जेएन शुक्ला ने बैंक पेंशनर की दुर्दशा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिकायती मेल भेजा है। मेल में डीएफएस की भूमिका पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी अटकर्मता के कारण पेंशन अपडेशन, स्वास्थ्य बीमा, एक्स ग्रेशियो, राशि रिव्यू जैसे समझौते लागू नहीं हो रहे हैं। सार्वजनिक बैंकों के 8 लाख बैंक पेंशनर की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई विचार विमर्श मंच भी नहीं है। यानी कि एमसी सिंगला वाली बात हो रही है केस को लेके। अनेक मुकदमे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। फोरम ने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की गुजारिश की है। बैंकों में लागू पेंशन स्कीम केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स पर आधारित है। 58 बैंकों को लेकर हुए 29/10/1993 के पेंशन समझौते के अनुसार पेंशन अपडेशन सहित सभी शर्तें आरबीआई में लागू पेंशन की लाइन पर है।
आरबीआई में वेतन रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन हो रहा है, लेकिन समझौते का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक बैंकों ने अपने पेंशनर की पेंशन अपडेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। फोरम ने डीएफएस के नवीनतम पत्र EF 9995/2026 IR दिनांक 20/5/2026 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाले बैंक एम्प्लॉय यानी कर्मचारी पेंशन विनिमय 1995 मोटे तौर पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों पर आधारित है। फोरम का कहना है कि रिजर्व बैंक तथा सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में वेतन संशोधन के साथ साथ आवधिक पेंशन अपडेशन का नियम लागू है, लेकिन सार्वजनिक बैंकों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। अपवाद स्वरूप केवल एक बार पेंशन लागू करते समय 5वें वेतन रिवीजन के सापेक्ष 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर को पेंशन अपडेट हुआ है, यानी कि 1/1/1986 और 31/10/1987 के पेंशनर को पेंशन अपडेट हुआ है। फोरम ने प्रधानमंत्री से कहा कि सरकार ने खंडेलवाल कमेटी की संतुष्टियों के आधार पर स्टाफ वेलफेयर फंड आवंटित करते हुए इससे वर्किंग और रिटायर्ड दोनों स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। इसके लिए आवंटित कल्याण निधि की 50% राशि स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रावधान है। फोरम की शिकायत है कि वर्किंग बैंक कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा कल्याण निधि से करा नहीं रही है, लेकिन रिटायर्ड का नहीं है। इस शिकायत पर डीएफएस सचिव ने वित्तीय पिछले 12 वर्षों से कभी ध्यान नहीं दिया है और वित्त मंत्री को लिखे पत्रों पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस तरह लाखों लोग स्वास्थ्य बीमा के अभाव में बिना इलाज मर रहे हैं। फोरम ने कहा है 8/3/2024 को औद्योगिक विवाह अधिनियम 1947 के तहत वेतन समझौतों में 31/10/2022 तक के पेंशनर को राहत स्वरूप एक्स ग्रेसिया राशि दी गई है। समझौते की शर्त के अनुसार एक्स ग्रेसिया राशि को सालाना स्तर पर अप्रैल 2024, 2025, 2026 और अप्रैल 2027 में रिव्यू होना है, क्योंकि एक्स ग्रेसिया राशि पर कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। बैंक मैनेजमेंट पिछले 3 सालों से एक्स ग्रेसिया राशि रिव्यू लटकाए हुए है, फिर भी सचिव डीएफएस मौन और वित्त मंत्री जी खामोश है, जो कि गलत है। फोरम ने शिकायत की है कि 1/1/2012 के बैंक कर्मियों के मूल वेतन को निर्धारित प्रतिशत में कटौती कर उसे स्पेशल अलाउंस बनाकर पेंशन और ग्रेचुटी की पात्रता से बाहर कर वेतन रिवीजन से होने वाले पेंशन वृद्धि को रोक दिया गया है। इस उपक्रम में सेवानिवृत्त पर वेतन का 50वां मिलने वाली पेंशन 1/11/2012, 1/11/2017, 1/11/2022 से घटकर क्रमशः 45.5 तरह, 41 तरह और 36 तरह हो गई है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमे लंबित है, तो यहाँ पर मुकदमे भी चल रहे हैं। फोरम ने सरकार के मुकदमेबाजी की छवि पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कर अफसोस जताया है। फोरम ने कहा है सरकार अपने कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है, जबकि सारे विषय समझौता सहमति और सरकार के अपने सुझावों के क्रियान्वयन को लेकर पेंशनर की कोई नई मांग नहीं है। बेवजह के मुकदमों से पेंशनर परेशान है और सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। बैंकों में 1960 के दशक से द्विपक्षीय भत्ता प्रभावी बैंक कर्मियों से वेतन भत्ते सुविधाएं प्रमोशन पोस्टिंग सब कुछ द्विपक्षीय समझौते तहत होती आ रही है। ऐसे में पेंशनर के लिए आज ऐसा कोई विचार विमर्श मंच आज तक नहीं होना चौंकाने वाला है। यह स्थिति निर्देशक सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग की नाकामी की देन है, और अगर पेंशनर को लेकर कोई विचार विमर्श मंच होता तो पेंशनर के सारे मामले आपसी बातचीत और सहमति से तय हो गए होते। फोरम ने 61 से 90 प्लस ज़्यादा आयु वर्ग के 8 लाख से अधिक पीड़ित पेंशन भोगियों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया और शिकायतों के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। फोरम का कहना है कि पेंशनर की ओर से कोई मांग नहीं है, सभी मामले समझौते सहमतियों सरकार के सलाहों के उचित कार्यान्वयन के हैं जो बैंक नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बैंकों की मनमानी चल रही है, इसमें शिकायत की गई है। देखते हैं साथियों क्या होता है, सरकार की ओर से क्या आदेश आता है, इसको लेके चलेगा साथियों। अब हम चलते हैं सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं विलेन का रोल निभा रही है वो है आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन है। इसकी वजह से ये मामला अटका पड़ा है। देखिएगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक मैं केस आपको बता दूं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केस ये है कि आईबीए की भी आप शिकायत कर सकते हो। जी हाँ साथियों, देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बैंक कर्मचारियों और पेंशनर के लिए कानूनी रास्ते खुल सकते हैं। अधिवक्ता है कमल पाटनी अधिवक्ता है, उनके द्वारा कहा गया है। 7 जुलाई 2026 को अजय विजय बनाम इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यदि
इस फैसले का सार यही है, तो इसका प्रभाव केवल अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैंक पेंशनरों, अधिकारियों और पेंशनर के अधिकारों पर भी दूरगामी असर डाल सकता है। देखिएगा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य यानी स्टेट नहीं है, ठीक है। फिर भी यदि IBA कोई ऐसी सार्वजनिक कार्य यानी पब्लिक फंक्शन करता है जिससे नागरिकों के वैधानिक या मौलिक फंडामेंटल अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उसके विरुद्ध अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे 226 के तहत रिट याचिका दायर हो सकती है IBA के खिलाफ। न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी संस्था की वैधानिक स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा कार्य कर रही है और उसका जनता के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो IBA अभी तो ड्रामा कर रही है, ये सब ड्रामा कर रही है। बैंक कर्मचारियों और पेंशनर के लिए इसका क्या महत्व है, देखिएगा मैं आपको बता दूं क्या महत्व है। कई वर्षों से IBA वेतन समझौते यानी बाइपरेट सेटलमेंट, पेंशन से जुड़े निर्णय, सेवा शर्तों तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतियों में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। हालांकि IBA स्वयं को केवल बैंकों का एक स्वैच्छिक संगठन यानी वॉलेंट्री एसोसिएशन बताता है, लेकिन उसके निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनर को प्रभावित करते हैं। यदि IBA का कोई निर्णय संविधान, बैंकिंग कानून, सेवा नियमों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का मार्ग पहले की तुलना में सबसे अधिक स्पष्ट हो सकता है। क्या यह फैसला पेंशन अपडेशन जैसे मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है? सबसे बड़ी बात है, यह निर्णय भविष्य में उन मामलों में से एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है जहां निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? क्या IBA अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय ले रहा है? ये जो 80,000 करोड़ की बात कर रहा है वो IBA कर रहा है। भाई IBA को कुछ चिल्ल पड़ी है, पैसा देगी गवर्नमेंट देगी, तो IBA क्यों वो कर रहा है? क्या उसके निर्णय लाखों पेंशनर के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है? यस, 8 लाख पेंशनर इससे प्रभावित है IBA के गलत निर्णय से। क्या वेतन समझौते और पेंशन संबंधी निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती देने का संवैधानिक अधिकार पहले की तुलना में और अधिक मजबूत होता दिखाई देता है। तो महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? यह फैसला किसी भी विवाद में स्वतः राहत प्रदान नहीं करता है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों, लागू कानून और संबंधित अधिकारों के आधार पर अलग अलग होगा। इसलिए इस निर्णय का उपयोग मूल न्यायिक आदेश का अध्ययन करने के बाद ही किया जा सकता है। निष्कर्ष साथियों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुनः स्थापित करता है कि जो भी संस्था सार्वजनिक प्रभाव वाले कार्य करती है वह न्यायिक जायज से ऊपर नहीं हो सकती, यानी जुडिशियल स्क्रूटनी उसके ऊपर चलेगी। यदि IBA के निर्णय बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनर या अन्य हितधारकों के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तो अब ऐसे निर्णयों को अदालत में चुनौती देने का संवैधानिक आधार पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और मजबूत दिखाई देता है। तो यहाँ पर कानून का शासन होगा, यानी रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, मैं आपको बता दूं, रूल ऑफ लॉ कहता है अधिकार के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है और सार्वजनिक प्रभाव वाले निर्णय न्यायिक जांच से परे नहीं हो सकते हैं। तो मुख्य बिंदुओं का सार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख बात है। देखिएगा, IBA संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, यहाँ पर ये राज्य नहीं है, राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है। यदि IBA सार्वजनिक कार्य करते हुए नागरिकों के वैधानिक या मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, यह फैसला किसी को राहत तो नहीं देता है, लेकिन एक अलग सोच आती है, एक अलग निर्णय आता है, व्यू आता है कि भैया IBA जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझती है, तो 226 के तहत उस पर भी केस चल सकता है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।